जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो उस समय आपका ज्ञान और आपका मनोबल ही आपको संभालता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ बादल वर्मा एंड वेलकम अगेन टू माय एजुकेशनल यूट्यूब चैनल IAS Point. I hope you are very well. So today we are going to discuss about NCERT Class 7 Chapter number 9, The Making of Regional Culture. तो इस चैप्टर में हम देखेंगे क्षेत्रीय संस्कृतियों के निर्माण। तो जिन्होंने हमारी पहली वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सब लोग जाकर वहां पर हमारी पहली वीडियो को देख सकते हैं। तो लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल और उनकी भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन असीमितताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के साथ समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियों को समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती रहती है और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई हैं और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और भारतीय उपमहाद्वीप के अन्य भागों में विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखते हैं कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया। तो देखिए, तो जैसे कि आप वर्तमान समय में मान लीजिए कि आप कोई ना कोई आप में से दिल्ली से छत्तीसगढ़ से राजस्थान या राजस्थान से, यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए कि भारत के विभिन्न राज्यों में आपने यात्राएं की होगी, तो आपने देखा होगा कि वहाँ की भाषा बोली और वहाँ की संस्कृति अर्थात यानी कि पहनावा, खान पान आपको अलग मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान में आपको वहाँ के लोगों के पहनावे और उनकी भाषा बोली में काफ़ी अंतर देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड ऑफ रिलीजियन कल्चर। तो इसी को हम संस्कृति कहते हैं, यानी कि एक क्षेत्र की जो है उसकी एक अलग ही संस्कृति उसे कहा जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि अब दीपावली जो है वो पूरे देश में सभी राज्यों में अधिकतम बनाई जाती है और कई बाहर के विदेशों में भी दीपावली के उत्सव को धूमधाम से मनाया जाता है। परंतु कुछ राज्यों की कुछ विभिन्न ही परंपराएं होती है। तो इस चैप्टर के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमारे क्षेत्रीय संस्कृतियों के जो है वो निर्माण हुए। तो अब देखिए, तो चेर और मलयालम भाषा का विकास, तो इन भाषाओं का किस तरीके से विकास हुआ। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंत संबंध में एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। तो महादेवपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। तो देखिए, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाउदयपुरम का जो चेर राज्य है वो किस स्थान पर स्थित है। तो दक्षिण पश्चिम में है वो, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है। तो कहाँ के राज्य का एक हिस्सा है? केरल राज्य का। तो काफ़ी बार ये कूट में भी प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है कि जो ये महाउदयपुरम है वो केरल राज्य का हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का है या बिहार का है या मध्य प्रदेश का है। तो ये केरल राज्य का हिस्सा है। तो 9वीं शताब्दी में इसको स्थापित किया गया था और संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में यानी कि इंस्क्रिप्शन में किया। वस्तुत इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। तो देखिए, जो उन क्षेत्र के अभिलेखों में हमें प्राप्त हुए तो वही जो है बेसिकली उनकी भाषाएं और उनकी संस्कृति बन गई अधिकतम। अब देखते हैं किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो जैसा कि आप चित्र 1 में देख पा रहे होंगे कि मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, तो एक इंस्क्रिप्शन है और ऑलराइट। तो जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे, तो ये मलयालम भाषा में लिखा गया है। तो अभिलेख आपको बताया गया था कि किसी धातु की परत पर या किसी चट्टान की परत पर कोई अगर लिपि लिखी जाती है तो उसे अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो अब देखिए, साथ साथ
चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की श्रेणी थी। और यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य था कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्यशास्त्र विषयक मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। तो कौन सी शैली में लिखा गया था? लीला तिलकम मणिप्रवालम शैली में। तो मणिप्रवालम को शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। तो आप जानते ही होंगे कि हीरा और मूंगा एक तरीके से एक स्टोन की तरह होते हैं, जो यह दो भाषाएं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय। तो जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में अब देखते हैं। तो अन्य क्षेत्र में क्षेत्रीय संस्कृति क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय, यानी कि जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो जैसे कि अब देखिए, तो आज तक जगन्नाथ की काष्ठीय परिक्रमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई गई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। ऑलराइट, 12वीं शताब्दी में गंग वंश ने अत्यंत प्रतापी राजा अनमवर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अरंग भीम तृतीय ने उसका राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित उन्होंने किया। तो देखिए, काफ़ी बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जगन्नाथ का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो पुरी राज्य यानी कि उड़ीसा राज्य में पुरी क्षेत्र में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में। तो देखिए, तो बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियाँ तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा में है। ये देखिए, जो आप ये एक पांडुलिपि देख पा रहे होंगे, यानी कि एक मैन्युस्क्रिप्ट, जो कि भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। तो भुर्ज नामक मैंने आपको बताया ही था अपने सबसे पहले चैप्टर में, जब हमने 6th क्लास की NCERT को कवर किया था। तो भुर्ज नामक जो पेड़ की छाल है वो हिमालय की, यानी कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो उसे बर्च की छाल भी कहा जाता है, बर्च। ऑलराइट, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठों और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में भी उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। ऑलराइट, तो जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे, जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी क्षेत्र में स्थित है उड़ीसा में। कौन से राज्य में स्थित है? उड़ीसा राज्य में। ऑलराइट, तो अब देखते हैं राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। तो अब परंपराएं उनकी देखते हैं। तो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, तो क्या स्थित है? राजस्थान, राजपूताना कहते थे। तो उसे पहले क्या कहा जाता था? राजपूताना, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा जो है राजपूत वंश ही, यानी कि राजपूत वंशों का ही सबसे ज़्यादा उदय हुआ था, इसलिए उसका नाम जो था वो राजपूताना हो गया था। परंतु धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद उसे राजस्थान का नाम दे दिया गया। तो इसे यह समझा जा सकता है कि एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है, जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। तथापि अक्सर ये माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये संस्कृति परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग का विभिन्न परिवार के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज, जिसके बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, एक ऐसा शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों और अपने हृदय में समोए रखता था, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्णन किया, मगर पीठ नहीं दिखाई। राजपूत सूरवीरों की कहानियाँ काव्य एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारक भाटों द्वारा गाई जाती थी। तो इनकी जो कहानियाँ गाई जाती थी राजपूत वंशों के सूरवीरों की, तो कौन सी विशेष रूप से प्रशिक्षित थी? तो चारण
भाटों द्वारा ये गाई जाती थी उस समय। तो ये काव्य एक ऐसे गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनमें ऐसा यानी कि उनमें एक ऐसी आशा जो थी वो की जाती थी कि वे अन्य जनों के लिए भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी यह कहानियाँ से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण था। तो देखिए किस तरीके से उन्होंने जो थी काव्य और गीत यानी कि संगीतों के द्वारा ही अपनी संस्कृति को उन्होंने जन्म दिया। तो इस तरीके से हम अब समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग संस्कृतियों के निर्माण हुए और अलग अलग खान पान और उनके वस्त्रों के द्वारा उनकी संस्कृति को रचा गया। तो क्या स्त्रियों को भी यह कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में भी विद्यमान हैं। जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा करने के लिए आपस में लड़ते थे तो कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियों ने अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों के अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवा द्वारा अपने मृतक पतियों को जो थी उस समय तो चिंता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख जो है वो पाया गया है। इस प्रकार की जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्शों के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। तो देखिए यानी कि जब किसी महिला का उस समय पति मर जाया करता था तो उसकी चिता पर ही वो जिंदा जल जाया करती थी। तो इस प्रथा को हम सती प्रथा कहते थे। तो सती प्रथा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसके बारे में यानी कि जिसका जो विरोध है वो राजा राम मोहन ने किया था। ऑलराइट, तो इसके बारे में हम डीपली जो है वो आने वाले अपनी चैप्टर्स की सीरीज़ में पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो अब देखते हैं। तो ये आप देख ही पा रहे होंगे कि बीकानेर के राजकुमार राज सिंह, तो ये उनका चित्र है। अब देखते हैं आगे। तो मानचित्र एक वे क्षेत्र जिनकी एक अध्याय में चर्चा की गई है। तो देखिए कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मान लीजिए कि विभिन्न क्षेत्रों की इसमें जो है वो चर्चा की गई है। तो इसमें अब देखते हैं। तो देखिए इसमें हम कुछ क्षेत्र और उनकी विभिन्न भाषाएं यानी कि कौन कौन सी भाषाएं जो है वो बोली जाती है तो उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में इतना ज़्यादा डीपली नहीं बताया गया है, परंतु राज्य और उनकी भाषाएं काफ़ी बार जो है एग्जामिनेशंस में पूछ ली जाती है। तो देखिए जैसे कि आंध्र प्रदेश में जो आधिकारिक भाषाएं हैं तो वो तेलुगु है और आधिकारिक भाषा उर्दू है। ऑलराइट, अरुणाचल प्रदेश में अंग्रेजी भाषा ही बोली जाती है, असम में असमिया और इसी तरीके से गोवा में कोंकणी और मराठी बोली जाती है। और गुजरात में जो आधिकारिक भाषाएं हैं तो उनकी गुजराती है, हरियाणा में हरियाणवी, जम्मू कश्मीर में उर्दू और इसी तरीके से विभिन्न राज्यों में जो है विभिन्न भाषाएं बोली जाती है। तो विभिन्न भाषाएं के साथ साथ भी उनकी अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग खान पीन है, अलग अलग उनके वस्त्र है, अलग अलग उनके नृत्य है, अलग अलग उनकी काव्य रचना और संगीत है। तो अलग अलग ही उनके एक तरीके से, जैसे कि हमने अपने चैप्टर के पहले ही टाइटल में देखा कि क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, तो इसी चीज़ को ही क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण कहा गया है। ऑलराइट, आई होप कि अब आपको इस शब्द का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो क्षेत्रीय सीमांतों पर परे कथक नृत्य की कहानी। तो कथक नृत्य की कहानी किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई। यदि शूरवीरता की परंपराएं भिन्न क्षेत्रों के भिन्न रूपों में मिल सकती है तो नृत्य के विषय में भी यही सच है। आइए नृत्य के एक रूप में कथक के इतिहास को देखते हैं। यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों में जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है, जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से कहानी के लिए किया जाता है। तो कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। ये कथाकार अपने हाव भाव तथा संगीत से अपने कथावाचक को अलंकृत किया करते थे और 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ साथ कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक उपाख्यान यानी कि कहानियों लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किए गए थे, जिन्हें रामलीला कहा जाता था। तो रामलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे।
तो मुग़ल बादशाहों ने और उनके बेजातों के शासनकाल में कथक नृत्य राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था, जहां एक नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और वह विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हो गया। आगे चलकर यह दो परंपराएं अर्थात घरानों में भी फला फूला तथा राजस्थान जयपुर के राज दरबारों में भी लखनऊ और अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में भी एक प्रमुख कला के रूप में भी उभरा। तो 1850 से 1875 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन दो क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, मध्य प्रदेश और निकट तटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया। इसकी प्रस्तुति में क्लिष्ट तथा द्रुत पद संचालन, उच्चतम यानी कि उत्तम वेशभूषा तथा कहानियों में प्रस्तुतिकरण एवं अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। तो अनेक अन्य संस्कृतियां गतिविधियों की तरह कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर वह भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूप में मान्यता मिल गई। राइट, तो जैसे कि आप जानते होंगे कि कथक जो है काफ़ी ज़्यादा एक प्रसिद्ध नृत्य है और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है एक नृत्य है, और कुछ राज्यों में तो इतना फेमस है कि विभिन्न फेस्टिवल्स यानी कि त्योहारों पर इसे पूर्ण रूप से यानी कि मंडप जहाँ पर काफ़ी सारे यानी कि पूजा आयोजनों में भी काफ़ी बार इसको किया जाता है। तो देखिए शास्त्रीय नृत्य, तो अब देखते हैं तो किस कला रूप में शास्त्रीय नृत्य माना जाए। तो यह प्रश्न का उत्तर देना अक्सर बहुत कठिन होता है। क्या हम उस रूप या शैली के शास्त्रीय कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम उसे शास्त्रीय इसलिए मानते हैं क्योंकि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से ही प्राप्त होता है, अथवा यह शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि ये निर्धारित नियमों के अनुसार की प्रदर्शितता और प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। यह भी स्मरणीय है कि बहुत से ऐसे नृत्य रूपों में जिन्हें लोक नृत्य की श्रेणियों में रखा गया है ये विशिष्ट पाई जाती है जिन्हें शास्त्रीय रूपों का विशिष्ट लक्षण बताया जाता है। यद्यपि शास्त्रीय विशेषण का प्रयोग इन कलाओं के रूप में की श्रेष्ठता का सूचक हो जाता है तो फिर यह एक हमेशा शब्द सही नहीं रहता। अन्यत्र नृत्य रूप जिन्हें एक समय से शास्त्रीय माना जाता है यह निम्नलिखित इस तरीके से है, जैसे कि भारतनाट्यम, तो ये तमिलनाडु राज्य में एक प्रसिद्ध नृत्य के रूप में है। कथकली केरल में एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। ओडिशा में ओडिसी, तो ओडिशा राज्य में एक प्रसिद्ध नृत्य कला है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, तो मणिपुर एक तरीके से मणिपुर, तो इसे शास्त्रीय रूप में माना गया है। तो नृत्य रूप ये शास्त्रीय रूप में माने गए हैं। तो कथक नृत्य गाँव एक दरबारी क्षेत्र, तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके से ये दो नृत्यिकाएँ नृत्य मुद्राओं में खड़ी है। तो जैसे कि एक चित्र ये भी है, नृत्य की कक्षा में लक्ष्मण मंदिर खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर है। तो नृत्य कक्षा में ये आप ये देख सकते हैं कि इन्हें जो है वो अंकित किया गया है। तो इसी के साथ आज का हमारे पार्ट 1 ख़त्म होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिल जाए। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे। जय हिंद।